जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास और इतिहास को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं इतिहास। इतिहास अगर इसके अर्थ की बात करें कि इतिहास जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इतिहास का अर्थ होता है अतीत का वर्णन या अतीत का अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है? अतीत का अध्ययन करना, अतीत का अध्ययन। अर्थात कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगर इसे साधारण भाषा में कहें या साधारण शब्दों में कहें तो साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि वे घटना जो अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई वही क्या है? इतिहास है। वे घटना जो अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई वही क्या है? इतिहास है। ठीक है ना? तो वे घटना जो अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई, निश्चित रूप से क्या हुई? घटित हुई। वे घटना जो इतिहास में, वे घटना जो अतीत में निश्चित रूप से घटित हुई वही क्या है? तो वही इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब देखें, जो इतिहास है ना, इतिहास को तीन भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। अब ये तीन भाग कौन कौन से हैं? तो देखें कि जो इतिहास है इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अगर इन तीन भागों की बात करें कि ये तीन कौन कौन से भाग हैं, तो एक को कहा जाता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है, इसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। देखें, जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है इसे ही प्राक ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? प्राक ऐतिहासिक काल। इसे ही क्या कहा जाता है? प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। तो जो इतिहास है, इतिहास के कालखंडों को तीन भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला जो है उसे कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो कालखंड है उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो खंड है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक कालखंड या ऐतिहासिक काल। अब देखें कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें किसको पढ़ा जाता है? तो इसमें पढ़ा जाता है पाषाण काल को। इसमें क्या पढ़ा जाएगा? इसमें आता है पाषाण काल। इसे ही प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग। इसी के अंतर्गत ताम्र युग भी पढ़ा जाता है। ताम्र युग, ताम्र युग। तो इसे जो प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत किसको पढ़ा जाता है? तो पाषाण काल को या प्रस्तर युग को पढ़ा जाता है। और अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें कि इस आद्य ऐतिहासिक कालखंड में किसको पढ़ा जाएगा? तो इसमें पढ़ा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता को। किसमें पढ़ा जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता को। और अगर ऐतिहासिक काल की बात करें कि ऐतिहासिक कालखंड में किसको पढ़ा जाएगा, तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक कालखंड है इसे तीन भागों में पुनः अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया जाता है। और जब तीन भागों में विभाजित करते हैं तो जो पहला कालखंड है इसे कहते हैं प्राचीन कालीन इतिहास। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास।
और जो दूसरा कालखंड है उसे कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा है इसे कहा जाता है आधुनिक कालीन इतिहास। इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक कालीन इतिहास। ठीक है, तो देखें, जो इतिहास का कालखंड है इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो कालखंड है उसे प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो होता है उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब जो ऐतिहासिक काल है इसे भी पुनः तीन भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला जो होता है उसे कहा जाता है प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक कालीन इतिहास को पढ़ा जाता है। अब देखें कि जो प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल है ये किसे कहा जाता है? तो प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो। ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो, तो ऐसे कालखंड को ही प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक कालखंड कौन सा है? तो ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो। जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो। जिसका कोई लिखित साक्ष्य न हो। अब बात आती है कि अगर इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो फिर इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? अगर इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो फिर हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे? तो आपको याद रखना है कि इसका जो अध्ययन है वो पुरातत्व पर आधारित होता है। इसका अध्ययन किस पर आधारित है? पुरातत्व पर। ठीक है ना? यानी जो पुरातत्वविद होते हैं उनके द्वारा खोजे गए पुरातत्वों के आधार पर क्या किया जाता है? इस कालखंड का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसमें पाषाण काल को पढ़ना है, अर्थात ये प्रस्तर युग है, पत्थर युग है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है तो पत्थरों से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं पत्थरों के अध्ययन पर क्या किया जाएगा? इस कालखंड को पढ़ा जाएगा। दूसरा कालखंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसे आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कालखंड के अंतर्गत, इस कालखंड में क्या किया जाता है कि देखें, जो आद्य ऐतिहासिक कालखंड है ना, इसका लिखित साक्ष्य तो मिला है। इसका लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, अर्थात कह सकते हैं कि ये अपठित है। ठीक है ना? तो ऐसा साक्ष्य जिसका ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य हो, जिसका क्या हो? लिखित साक्ष्य हो, लेकिन अब तक पढ़ा ना जा सका हो। लेकिन पढ़ा न जा सका हो। ठीक है ना? तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड ऐसा कालखंड है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन इसमें लेकिन इसके जो लिखावट है उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके साक्ष्य को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद से बात आती है ऐतिहासिक काल। तो ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य हो तथा उसे पढ़ा भी जा सका हो, या ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा जा सका है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखें कि हमने देखा कि प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक कालखंड में हमें किसे पढ़ना है? पाषाण काल को पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें किसको पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना है। और जब ऐतिहासिक काल की बात आती है तो इसमें किसको पढ़ा जाएगा? क्योंकि ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक कालीन इतिहास। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा। देखें,
ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पहला कहा गया प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा है उसे कहा जाता है आधुनिक कालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। अब देखें कि जो प्राचीन कालीन इतिहास है, ठीक है ना, जो प्राचीन कालीन इतिहास है इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? तो देखें इसका अध्ययन यहां से ऋग वैदिक काल से लेकर, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल से लेकर कहां तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 712 ईस्वी तक। कहां तक? 712 ईस्वी तक। अब ये 712 ईस्वी क्यों? क्योंकि इस 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो अरब आक्रमणी है वो क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। कब? 712 में। कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। अब इस दौरान किसको किसको पढ़ा जाएगा? तो इस दौरान पढ़ा जाएगा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में वेदों का अध्ययन किया जाएगा। फिर इसमें उत्तर वैदिक काल को पढ़ा जाएगा, उत्तर वैदिक काल। फिर इसी में पढ़ा जाएगा महाजनपद, महाजनपद। फिर जैसे ही महाजनपद खत्म होगा तो यहां पढ़ा जाएगा मौर्य काल, मौर्य काल को पढ़ा जाएगा। मौर्य काल के बाद प्रमुख रूप से आए तो यहां पे आएगा गुप्त काल, ठीक है ना। यानी यहां पे जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल के बाद उत्तर मौर्य काल आएगा, उसको भी पढ़ा जाएगा। फिर से गुप्त काल होगा और फिर से यहाँ पे कुछ अन्य राज्यों को भी क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? तो 712 से शुरुआत होती है, यानी अरब आक्रमण से शुरू होती है। अरब आक्रमण करके इसको कह सकते हैं सिंध आक्रमण। और ये जो 712 में क्या करता है? तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम। और इस मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही क्या हो जाता है? मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। और ये कब तक चलता है? तो 1526 ईस्वी तक, ठीक है। और ये 1526 ईस्वी क्यों? क्योंकि इस 1526 ईस्वी में बाबर भारत आता है। कौन आता है? बाबर। कहाँ आता है? भारत आता है, ठीक है ना। और भारत आता है तो फिर यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद से ये यहां तक क्या है? मध्यकालीन इतिहास को माना जाता है। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो जो अंग्रेज है 1498 में, यानी जो पुर्तगाली है, भारत आते हैं तो लगभग लगभग वहीं से आधुनिक काल की शुरुआत मान ली जाती है। लेकिन ये वो पूर्ण रूप से कब माना जाता है? तो 1600 ईस्वी से लगभग माना जाता है कि क्या होता है? आधुनिक कालीन की शुरुआत होती है। या कभी कभी 1526 को भी क्या किया जाता है? उसमें शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी उनका प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो ये मुख्य रूप से ये 1526 जो बाबर है ये भी इसी में आएगा। लेकिन जैसे ही बाबर का जो आगे चलेंगे कि 1600 ईस्वी के आसपास जब यहाँ पे अकबर की मृत्यु होगी और यहीं पे इसी समय क्या होगा? 1600 के आसपास क्या होंगे? अंग्रेज मुगल दरबार में आएंगे। यहीं से क्या होगी?
आधुनिक काल की शुरुआत होगी और ये कहाँ तक चलेगा, अब तक, कहाँ तक चलेगा, अब तक की बात की जाएगी। और इसमें क्या होगा, तब जाके ये आधुनिक काल क्या होगा, शुरुआत होगा। लेकिन ये आधुनिक कालीन जो आधुनिक कालीन इतिहास है, ये अंग्रेजों के आक्रमण से लेकर या अंग्रेजों के आगमन से लेकर अब तक का जो काल है, ये क्या कहलाता है, आधुनिक काल कहलाता है। लेकिन इसमें हमें यहाँ तक नहीं पढ़ना है, हमें कहाँ तक पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है ये 1950 ईस्वी तक। कहाँ तक पढ़ना है, 1950 ईस्वी तक, ठीक है ना। अब देखें कि जो मध्यकालीन इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास में हम किसको पढ़ेंगे, तो 712 में यहाँ पे सिंध आक्रमण होता है। इसके बाद से तो यहाँ पे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, इसके बाद से गजनवी को पढ़ेंगे, गजनवी, और गजनवी के बाद यहाँ पे मोहम्मद गौरी आ जाता है, या महमूद गजनवी गौरी हो जाता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, गौरी को पढ़ेंगे। इसके बाद से जैसे ही यहाँ से गौरी जाता है, उसके बाद से यहीं पे इसी के योगदान से या इसी के द्वारा क्या की जाती है, यहाँ पे अपना एक प्रशासक नियुक्त करके जाता है, कौन, मोहम्मद गौरी। तो ये क्या करता है, जो इसका प्रशासक है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर शासन जब की जाती है, जैसे ही जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है, उसके बाद से लंबे समय तक ये शासन करता है और यहीं से एक सल्तनत काल की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, सल्तनत काल। और इस सल्तनत काल में 5 राजवंशों को पढ़ा जाएगा। कितने राजवंशों को पढ़ा जाएगा, तो 5 राजवंशों को पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इसमें कितने राजवंशों को पढ़ा जाएगा, 5 राजवंशों को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने राजवंशों को पढ़ा जाएगा, 5 राजवंशों को पढ़ा जाएगा। अगर इन 5 राजवंशों के अगर ट्रिक की बात करें, तो इसका ट्रिक है गुल खिला, तोड़ा सैयद लोदी ने, तोड़ा सैयद लोदी ने, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना है, गुल से याद रखना है गुलाम वंश, गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। खिला से याद रखना है खिलजी वंश, खिलजी वंश। और तोड़ा से याद रखना है तुगलक वंश, तुगलक वंश। और सैयद से याद रखना है सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद आता है अंत में लोदी वंश। कौन आता है, लोदी वंश। और इस लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है, उसका नाम होता है इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। और उसी इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर क्या करता है, 1526 में अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे कहा जाता है मुगल साम्राज्य। तो यहाँ किसको पढ़ा जाएगा इसी के अंतर्गत, तो यहाँ पे मुगल को पढ़ा जाएगा, मुगल साम्राज्य। क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है, ये न तो पूर्ण रूप से मध्यकालीन में पढ़ पाएंगे और न पूर्ण रूप से आधुनिक में, ये दोनों कालखंडों में ये विभाजित होता है, ठीक है ना। यानी इसमें बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, तो अकबर के काल तक क्या किया जाएगा, ये मध्यकालीन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से इसके आगे चलेंगे तो आधुनिक कालीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुमायूं का कार्यकाल तो ज्यादा लंबा रहता नहीं है, ठीक है ना। मुख्य रूप से कौन है, बाबर है, जो 5 साल तक रहेगा, यानी 26 में आता है और ये 30 में चला जाता है, अर्थात मर जाता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, बाबर आया, पान खाया, चबाया, घर गया, मर गया। इसके लिए ट्रिक याद रखना है कि बाबर आया, पान खाया, चबाया, घर गया, मर गया। जिसमें आपको याद रखना है, बाबर आया कब, 1526 में। पान खाया, जिसमें पानीपत का युद्ध किया, कब, तो 1526 में ही। खाया से याद रखना है खानवा का युद्ध 1527 में। चबाया से
चंदेरी का युद्ध। कब? तो 1528 में। घर से याद रखना है, घाघरा का युद्ध 1529 में। और मर गया यानी मर गया कब? 1530 में। तो 1530 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में हम बाबर को यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद ही हुमायूं का थोड़ा सा कुछ कार्यकाल है, उसमें मुख्य रूप से शेरशाह सूरी को पढ़ा जाएगा। उसके बाद से अकबर आएगा, और अकबर के बाद यहाँ से हम लोग आधुनिक कालीन में पढ़ेंगे। और आधुनिक काल में हम लोग पढ़ेंगे किसको? तो हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके साथ ही साथ हमें इसमें क्या पढ़ना होगा? तो जो इसमें आगमन पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ ये भारत पर कैसे अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं, यानी 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। फिर 1764 का बक्सर का युद्ध देखेंगे, जिसके बाद से ये यहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसके बाद से यहाँ पे फिर इनके गवर्नरों को देखेंगे। इसके साथ ही साथ फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे 1885 को। इसके साथ ही साथ 1857 की क्रांति भी देखेंगे। ठीक है, फिर गांधी युग आ जाएगा यहाँ पे, गांधी युग, जिसमें गांधी के प्रमुख, जो गांधी जी के प्रमुख योगदान है उनको पढ़ा जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा? तो इस इतिहास में आधुनिक युग की क्या होगी? यहाँ पे समाप्ति मानी जाएगी। कब तक? जब गांधी को पढ़ेंगे, गांधी युग जैसे ही समाप्त होगा, यानी जैसे ही 1940 जो 1939 है, जिसमें भारत में जो द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, और जिसको चलाते हैं गांधी जी। उसके बाद से भारत आजाद होता है, और फिर भारत आजाद होने के बाद भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है।